हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बल्क मैटर। ठीक है, और इसमें आएंगे हमारे 5 पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा सॉलिड, फिर हाइड्रोस्टैटिक्स यानी जो फ्लूइड्स होता है एट रेस्ट, फिर हाइड्रोडायनामिक्स यानी फ्लूइड्स इन मोशन, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फिफ्थ पार्ट होगा ट्रांसफर ऑफ ए हीट। ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के 5 जो है पार्ट होंगे, जिसको हम टर्न टू टर्न करेंगे। ठीक है, तो आज करते हैं हम फर्स्ट सॉलिड्स। देखो सॉलिड्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड्स। सॉलिड्स वो होते हैं जिन मतलब क्या होते हैं, एक रिजिड बॉडी होती है। देखो सॉलिड में एक टर्म आती है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी होता है मतलब एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके पास एक डेफिनेट शेप हो एंड डेफिनेट साइज हो। देखो एक रिजिड बॉडी होती है सॉलिड में, रिजिड बॉडी हैव ए डेफिनेट साइज, हैव ए मतलब एक हार्ड सॉलिड होता है, हैव ए डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी में। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, हैव ए डेफिनेट साइज एंड ए डेफिनेट शेप। इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो चेंज नहीं होते जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो सॉलिड्स के डायमेंशंस चेंज नहीं होते उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने पर, बट रियल में ऐसा नहीं होता। जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो उसका जो डायमेंशन है थोड़े बहुत उसमें चेंज जरूर आता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मान लिया स्टील का स्प्रिंग ले लेते हैं। स्टील स्प्रिंग ले लिया, उसके जो स्टील स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग है मान लिया वो स्टील का है। ठीक है, जो उस स्प्रिंग के ऊपर मान लिया ये कोई स्प्रिंग है, हमने इसके ऊपर कोई मास लटका दिया। ठीक है, ये कोई स्प्रिंग था, हमने जब इसके ऊपर मास लटकाया तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होएगा। मान लिया ये जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड हो गया इस तरीके से। ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगा ये जब हमने मास लटकाया। जैसे ही हमने मास को छोड़ा, मतलब इसको रिमूव किया मास को, तो ये वापस अपने उसी पोजीशन को रिगेन कर लेगा। ठीक है, उसी पोजीशन को रिगेन कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास एक इलास्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो स्टील है क्या वो एक सॉलिड ही है, लेकिन उसके पास भी क्या है कि इलास्टिक बिहेवियर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वापस अपनी सॉलिड ऐसे होते हैं पूरी तरीके से अपनी उसी पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाते, उसी सेम उसी को। ठीक है, तो जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं सॉलिड, इनको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते, लेकिन उनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जरूर होती है, बट परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। वापस अपने पोजीशन पर जरूर जाएगा स्प्रिंग, लेकिन सेम उसी पोजीशन पे नहीं आ सकता जिस पोजीशन पे हमने इसको छोड़ा था। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आर नॉट ए परफेक्टली इलास्टिक, आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो जो सॉलिड है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। अब देखो, जब ये स्प्रिंग था, जब हमने इसके ऊपर मास लटकाया, वापस अपनी उसने जो है मास जब रिमूव किया तो वापस इसने अपनी वही पोजीशन रिगेन कर ली। ठीक है, तो वही पोजीशन तो रिगेन नहीं होगी, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है, लेकिन वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाना। ठीक है, वो क्या होता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की सही डेफिनेशन क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच, मतलब एक प्रॉपर्टी जो बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है बाय विच ऑफ इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज, अपनी ओरिजिनल साइज को वापस रिगेन कर ले। ठीक है, एंड साइज एंड शेप को व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन होती है, इलास्टिसिटी वो क्या होती है, तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच ऑफ इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन कर ले। ठीक है, जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूवल, यानी जब हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज
रिमूव्ड। ठीक है, ये है इलास्टिक की डेफिनेशन, इलास्टिसिटी की। अब जो इलास्टिसिटी का यूज है वो कहाँ किया जाता है, देखो जो इंजीनियर हैं, जो ब्रिज को बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रिज का, उसमें इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, बाय इंजीनियरिंग टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज को बनाने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। ठीक है, और जो ये ऑटोमोबाइल की शॉप होती हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें यूज की जाती हैं, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, थर्ड इज रोपवेज, इन सब में जो है इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, रोपवेज में, ये तीन वे हैं जिनमें इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है। अब कुछ इलास्टिसिटी की जो है इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ रिलेटेड टर्म्स है इलास्टिसिटी से, वो करते हैं। देखो इलास्टिसिटी से रिलेटेड टर्म है, पहली आती है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, अगर एक फोर्स अप्लाइड करें हम बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो क्या करेगी, उसकी जो मॉलिक्यूल हैं उनमें, उनके जो मॉलिक्यूल होंगे बॉडी के, उनकी क्या करेगी, नॉर्मल पोजीशन को चेंज कर देगी। ठीक है, और उनकी जो चेंज, उन मॉलिक्यूल की जो चेंज करने के कारण, पोजीशन चेंज करने के कारण उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप में चेंज आएगा। ठीक है, और वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, जो फोर्स हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करें और उसके जो नॉर्मल मॉलिक्यूल की जो पोजीशन चेंज होगी, नॉर्मल पोजीशन जो चेंज होगी मॉलिक्यूल्स की, और उसके कारण उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब वॉल्यूम, लेंथ एंड शेप, ये सारी क्या होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए उनमें चेंज आएगा। उनमें चेंज जो आएगा वो होता है डिफॉर्मिंग, और वो फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये है डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन। जो डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब वही उसकी जो लेंथ, वॉल्यूम एंड जो शेप होती है, वही उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती है। ठीक है, सेकंड टर्म इसमें आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम मान लिया किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो वापस अपनी, जब जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग वापस अपनी उसी पोजीशन पे चला जाता है, तो वही इलास्टिसिटी होती है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, तो ये होगी द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी जब वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं। थर्ड जो इसका पार्ट आता है वो है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब कि मान लिया हमने किसी स्प्रिंग के, जो स्प्रिंग होता है वो वापस अपनी उसी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, बट वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, ए बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली। परफेक्टली इलास्टिक मतलब तुरंत, इमीडिएटली एंड पूरी तरीके से, कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो ये होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ए बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली, जल्दी, तुरंत करे, एंड कंप्लीटली और पूरी तरीके से, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एंड फोर्थ पार्ट आता है परफेक्टली इसके जो परफेक्टली इलास्टिक के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से, क्वार्ट्ज एंड फोस्फर ब्रोंज, क्वार्ट्ज एंड फोस्फर ब्रोंज, फोस्फर ब्रोंज, ये जो है इसके परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, जो अपनी ए बॉडी विच रिगेन इट्स नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ, जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी उसका जस्ट रिवर्स होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक एग्जाम्पल है पुट्टी,
जो पुट्टी होती है, जो वॉल पुट्टी हम यूज करते हैं वो, एंड मड, मड मतलब एक कीचड़, जो कीचड़ होता है, एंड जो पैराफिन वैक्सिंग होती है, वैक्स, ये जो है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल है। जैसे जब हम इनको हीट करते हैं, मान लिया वैक्स को जब हम गर्म करते हैं तो वापस ये है उसी पोजीशन पे नहीं आ सकती। पुटी है, जो पुटी होते हैं, जो मड होता है, वापस अपनी उसी पोजीशन पे नहीं आ सकते इनको चेंज करने के बाद, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब जो इलास्टिसिटी में एक टर्म आती है, दैट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्म्ड फोर्स एक्ट करते हैं, जब हम किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्म्ड फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बॉडी है, जो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं नॉर्मल, वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। जिस चेंज कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो स्ट्रेंथ, जो वॉल्यूम होती है, शेप होती है, एंड जो साइज होता है, वो सारी उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उसके अंदर एक इंटरनल जो है रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको उसी पोजीशन में लाने का वर्क करता है। ठीक है, और यही जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये एक पर यूनिट एरिया पर काम करता है। मान लिया कि स्प्रिंग के ऊपर जब हम वेट लटकाते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग नीचे की हो जाता है, जैसे ही हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो वापस उसको अपनी पोजीशन पे लाने का काम करता है। ठीक है, तो वही जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो पर यूनिट एरिया पर काम करता है। मतलब क्या कि जो स्प्रिंग का एरिया है उतने ही एरिया पे वो काम करता है, पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस क्या होता है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, बाय डेफिनेशन देखते हैं, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो जो प्रेशर, यानी हम इसको एक टाइप से प्रेशर ही होता है। ठीक है, तो वो फोर्स एक्ट मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है पर यूनिट एरिया पर। सेम जो प्रेशर की होती है यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, वही किसकी होती है, स्ट्रेस की। तो जो स्ट्रेस होता है दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है स्ट्रेस। ठीक है, ये होती है स्ट्रेस की डेफिनेशन। अब जो यूनिट होती है स्ट्रेस की, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस क्या होती है? ठीक है, तो ये होती है न्यूटन मीटर, ये। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, फोर्स पर यूनिट एरिया, देखो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया का मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये होती है यूनिट। अब इसके अगर डायमेंशंस देखें, डायमेंशंस ऑफ ए स्ट्रेस, डायमेंशंस ऑफ ए स्ट्रेस, डायमेंशंस के स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस के डायमेंशंस है वो क्या होंगे, सेम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फोर्स का क्या होता है, m1 l1 एंड t-2, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन का l t-2 एंड एरिया का l स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो m1 l-1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा -2, और t-2, ये होंगे स्ट्रेस के डायमेंशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे आते हैं, मतलब जो स्ट्रेस होता है वो कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट होता है, फर्स्ट इसमें जो टाइप आता है वो आता है नॉर्मल स्ट्रेस। देखो नॉर्मल में नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या होता है, व्हेन जब डिफॉर्मिंग फोर्स, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस वही होता है ना कि डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम एक्ट करते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला आता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली कर रहा होता है एक्ट, जो एरिया है उसके अगर नॉर्मली एक्ट कर रहा हो तो वो कौन सा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो एक टाइप से जो स्प्रिंग का एग्जांपल है हम नॉर्मल स्ट्रेस में एग्जांपल में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो उस एरिया के नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है ना। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस का एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एरिया के नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, ठीक है, ये होगी डेफिनेशन, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ ए बॉडी
then the internal storing force set up per unit area of the body is called normal stress। ठीक है, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो नॉर्मल एक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है इसके भी फर्दर दो टाइप्स आते हैं। पहला है मान लिया टेंसाइल, पहला जो टाइप है वो है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन कह सकते हैं बॉडी का, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो फर्स्ट जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ ए बॉडी इन द फोर्स अप्लाइड, या कह सकते हैं कि जो लेंथ में इंक्रीज होता है वो, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। इसका भी एक एग्जांपल यही है स्प्रिंग टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड करते हैं स्प्रिंग की जो लेंथ है उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इन द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, तो उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। और जो सेकंड होता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब वही कि डिक्रीज इन लेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। मान लिया हम एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अगर दोनों डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करें, ठीक है, मान लिया ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, अगर दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, तो क्या होगा? ये अपनी जो इसकी जो लेंथ है उसको कंप्रेस कर देगा, यानी इसकी जो लेंथ है वो कुछ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एक्ट फोर्स करेगा, जो फोर्स दोनों तरफ एक्ट करेगा जिसके कारण उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले आता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के फर्दर दो टाइप्स में हो जाते हैं, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ या क्या होता है, जो एक्सटेंशन होता है लेंथ का इन फोर्स अप्लाइड में, ठीक है। दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब जिसका मतलब उसकी लेंथ का कम हो जाना, ठीक है, डिक्रीज इन लेंथ बोल सकते हैं इसको सेकंड। अब जो इसका सेकंड टाइप आता है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करते हैं टेंजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी पर, ठीक है, और वो उसकी अगर शेप को चेंज कर दे विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। देखो इसका एक एग्जांपल क्या है कि मान लिया हमने एक क्यूब ले लिया, ठीक है, हमने इस टाइप का क्यूब ले लिया, इस पे हमने मान लिया कि क्या किया, हमने जो फोर्स है मान लिया टेंजेंशियली अप्लाइड कर दिया, ठीक है, इसके टेंजेंशियली अलोंग ये यही होगा टेंजेंट के, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो है शेप में चेंज आएगा मान लिया, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इसकी जो बॉडी में चेंज आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसकी बॉडी में चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इसकी शेप को चेंज किया है विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, क्योंकि ये जो फेस आया ये क्या है? फिक्स्ड, ठीक है, ऊपर इसकी शेप में चेंज आ गया लेकिन इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ठीक है, तो वही है टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली। देखो बाय डेफिनेशन देखते हैं, तो ये है डेफिनेशन, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी। जब हम टेंजेंट की इसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली फोर्स डिफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो है शेप में चेंज आएगा, ठीक है, विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, दैट इज द टेंजेंशियल से। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसके फर्दर दो टाइप्स आए थे, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस था, टेंसाइल स्ट्रेस जिसमें जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, और टेंसाइल और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आया था, कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब उसकी लेंथ में डिक्रीज हो रहा था। दूसरा जो टाइप था नॉर्मल और सेकंड था टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, इसके कोई टाइप नहीं है, इस पे सिर्फ टेंजेंशियल स्ट्रेस है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब जब हम किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, डिफॉर्म फोर्स एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आती है, ठीक है, तो बॉडी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन्ड कहेंगे या डिफॉर्म्ड कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो कि मान लिया जो इसकी सही डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है?
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी जो शेप है, लेंथ है और साइज है उसमें कितना चेंज आया फोर्स लगाने के बाद, और पहले कितना था वो फोर्स लगाने से पहले, मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब फोर्स लगाने के बाद उसमें कितना चेंज आया और फोर्स लगाने से पहले उसकी कितनी कॉन्फ़िगरेशन थी, मतलब कितने, हम कह सकते हैं उसका कितना जो लेंथ थी, कितना साइज था। ठीक है, ये होता है स्ट्रेन। फर्दर जो स्ट्रेन के टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन के टाइप आते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फर्स्ट इज, जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आती है वो वही होती है जो लेंथ में होता है, वॉल्यूम में होती है और शेप में होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस के इनके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है जैसे शेप हो गया, लेंथ हो गया और वॉल्यूम हो गया, उनके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेन के हैं टाइप किए गए हैं। पहला आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन देखो लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही है, मतलब लेंथ में चेंज होना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ अलोन, मतलब सिर्फ अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो सिर्फ क्या करें, लेंथ में इंक्रीज करें। ठीक है, चेंज इन लेंथ, सिर्फ लेंथ में चेंज लाए, अलोन सिर्फ अकेली लेंथ में चेंज लाए, द स्ट्रेन प्रोड्यूस अ बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है, जैसे बाय डेफिनेशन देखते हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन लेंथ अलोन, द स्ट्रेन प्रोड्यूसेस इन द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो जो स्ट्रेन की डेफिनेशन यही थी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें पहली कॉन्फ़िगरेशन है लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सेकेंड टाइप्स आती है स्ट्रेन की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम अलोन, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज हो, स्ट्रेन इज प्रोड्यूस बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसकी जो डेफिने वो है फॉर्मूला, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डेल वी बाय वी। ठीक है, थर्ड इसके टाइप्स आता है शेयरिंग स्ट्रेन। देखो शेयरिंग नेम से ही पता चल रहा है, शेयरिंग स्ट्रेन मतलब शेप में चेंज होना। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करेंगे तो उसकी शेप में चेंज आएगा। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन द वॉल्यूम, द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। देखो इसका एक एग्जाम्पल देखो, कि मान लिया हमने ये क्यूब लिया, ठीक है, ये कोई क्यूब ले लिया हमने, ठीक है, ये ऐसे मीट कर दिया। मान लिया इसकी पहले जो लेंथ एल थी, ठीक है, जब हमने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किया, ठीक है, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किया तो इसकी जो शेप है मान लिया कुछ इस टाइप से चेंज होगी। ठीक है, ये जो शेप है इसकी, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किया तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गई। देखो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गई और इसकी शेप में चेंज आया। मान लिया ये लेंथ पहले एल थी और उसके बाद ये जो लेंथ इंक्रीज हुई ये हो गई डेल्टा एल। ठीक है, तो जो शेयरिंग स्ट्रेन है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू, जिसको हम थीटा, क्योंकि ये कुछ एंगल से होगी ना चेंज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसके एक टाइप से यही डेफिनेशन होगी, क्योंकि देखो इसकी इसमें चेंज आया, शेप में चेंज आ गया ये। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स। ये देखो एक टाइप से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एल की, इतना ये डिस्प्लेस हो गया, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसर फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस। ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिक्स्ड सरफेस, यानी उसकी जो वॉल्यूम है उसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी शेप में चेंज होगा। ठीक है, तो ये होता है शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये जो है टाइप्स थे शेयर स्ट्रेन के, पहला था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जिसमें सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा था, सेकंड था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसमें वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, और थर्ड था शेयरिंग स्ट्रेन जिसमें सिर्फ शेप में चेंज हो रहा था विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट। देखो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, देखो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स डिफॉर्म्ड करते हैं, ठीक है, डिफॉर्म्ड फोर्स एक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि एक लिमिट तक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम फोर्स को हटाएं तो वो अपनी उसी पोजीशन पर चली जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जब हम मान लिया उस डिफॉर्म्ड फोर्स को इतना बढ़ा दें बहुत ज्यादा, यानी हम इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हैं रबर बैंड। ठीक है, अगर मान लिया रबर बैंड पे हमने फोर्स को डिफॉर्म्ड किया तो क्या होगा कि एक लिमिट होगी उसकी, कि अगर उस लिमिट तक हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा जो रबर बैंड है वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर दें कि हमने जो इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा फोर्स डिफॉर्म्ड कर दिया, तो क्या होगा, जो रबर बैंड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाने के कारण वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बाय डेफिनेशन क्या होगी कि जो इलास्टिक लिमिट होती है ना प्रॉपर्टीज की, मतलब जो बॉडी की इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब अगर हम उस बॉडी के ऊपर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स डिफॉर्म्ड करेंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी, और अपनी जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी वो क्या कर देगी, लूज कर देगी। ठीक है, अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज करके वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी। अब बाय डेफिनेशन देखते हैं, तो ये है इलास्टिक लिमिट की जो डेफिनेशन। एक अपर लिमिट होती है डिफॉर्म्ड फोर्स की, अप टू विच अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, देखो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स डिफॉर्म करें तो क्या होगा, जब हम उस बॉडी को हटाएंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बोला कि अगर बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्म्ड फोर्स, अगर इस लिमिट से बियॉन्ड मतलब ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज कर देगी एंड परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल है रबर बैंड। ठीक है, तो रबर बैंड पे अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाता है, मतलब परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट ये होती है। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, देखो हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जब हम मतलब क्या होता है कि एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वायर पे, मान लिया हम वायर, कोई भी वायर हमने ले ली, ठीक है, जब हम उस पे कोई लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस वायर पे, चलो इसका एक एग्जांपल से स्प्रिंग ही मान लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग पे हमने क्या किया, एक मास जो है वो लोड कर दिया, लोड मासेज। अब हम जितना ज्यादा उसके ऊपर मास करेंगे उसमें उतना ही एक्सटेंशन होता जाएगा। ठीक है, उस स्प्रिंग में उतनी ही उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, सॉरी, मतलब उतना ही उसके जो लेंथ है उतना ही इंक्रीज होगी, एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये हुक्स ने क्या ला दिया कि इसने कहा कि जो एक्सटेंशन आता है ना स्ट्रिंग में जो एक्सटेंशन आता है वो कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड अप्लाइड के। ठीक है, मतलब उसमें उतना ही एक्सपेंशन होगा जितना हम लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे उतना एक्सटेंशन होगा, और उनके बीच में रिलेशन दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन आया, एक्सटेंशन वो लोड अप्लाइड के था। ठीक है, लोड अप्लाइड के, अब जो एक्सटेंशन इज इक्वल टू इस जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इसने दिया ई का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के ई इनटू क्या हुआ, लोड अप्लाइड। ठीक है, अब देखो एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन मतलब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में, मतलब किसी में एक्सटेंशन होना। ठीक है, एक्सटेंशन को इसने नाम दिया एक टाइप से स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, वही चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू ई इंटू लोड अप्लाइड। लोड अप्लाइड मतलब एक टाइप से हमारा क्या हो गया, प्रेशर,
कि कितना हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कितना हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उस लोड अप्लाइड को नाम दिया स्ट्रेस का, ठीक है। स्ट्रेस एक टाइप से प्रेशर ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो यहाँ से ई आया, ई, अब देखो स्ट्रेन बाय स्ट्रेस आया, जो ई आया वो स्ट्रेन बाय स्ट्रेस आया, दैट इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेन ई जो आया, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, ठीक है, ये आया ई। अब देखो जो ई है, ई ई ये आया, इसको ये होती है इलास्टिसिटी, ई होती है इलास्टिसिटी। जो ई है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, और ये ई होती है इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी एक टाइप से कांस्टेंट ही होती है, एंड इसको नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ई है वो एक इलास्टिसिटी होता है, एंड जो ये था हुक्स लॉ था, तो ये जो ई होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई। तो जो ई है वो कांस्टेंट है, उसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे और यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जो ये हुक्स लॉ था, अब जो इसके अकॉर्डिंग जो आया वो तो ये था, लेकिन जो हुक्स लॉ की डेफिनेशन वो क्या कहती है कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन की। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि कितना जो है उसमें एरिया में कितना चेंज आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया में कितना चेंज आएगा, स्ट्रेन, मतलब उसमें जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से जो स्ट्रेस आया, जो यहाँ से हुक्स लॉ की डेफिनेशन आई, वो ई इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से ई स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये आ गया, ठीक है। यहाँ से जो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये भी सही है अपनी इक्वेशन, और ये भी सही। तो ये जो ये लेकिन ये मानी जाती है क्योंकि हुक्स लॉ ने ये दिया था कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। बाकी जो इसके अगर इसको माने ना एक्सटेंशन इज, तो ये होता है, लेकिन हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम हुक्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और जो स्ट्रेस आता है ये हो गया, ये इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ जाएगी, ठीक है। तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन यही कहती है कि ई जो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया इसमें कांस्टेंट, उसके जो टाइप्स होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसमें पहला आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है कि डिफाइंड एज द, इसको हम जो है y से डिनोट करते हैं, y, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो इसमें कैसे आया, मान लिया कि हमने ये कोई स्ट्रिंग ले लिया, स्प्रिंग्स, ये कोई स्प्रिंग मान लेते हैं, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मान लिया इसकी लेंथ शुरू में इतनी है, ये लेंथ L है, जब हमने उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई किया, मान लिया वो लेंथ यहाँ से हो गई यहाँ पे इंक्रीज हो गई, ठीक है, और इसको हमने मान लिया डेल्टा L, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ये पॉइंट B डैश मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमने फोर्स इसमें लटका रखा, ठीक है, ये हो गया। तो क्या होगा कि जो ये होगी ना, अब नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का क्या मतलब है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो स्ट्रेस के टाइप में आया था वो क्या था कि अगर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो नॉर्मली एक्ट करे, अब देखो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, इसके नॉर्मल ही है, नॉर्मली एक्ट कर रहा है, एंड जो इसकी बॉडी जो ये लेंथ है इसमें भी चेंज आ रहा है, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है। इसलिए जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस बाय क्या हुई,
चेंज इन लेंथ मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओनली चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो जो शेयरिंग स्ट्रेन, जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वाई, वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, एंड नॉर्मल स्ट्रेस मतलब हमारा जो फोर्स है, जो हम फोर्स करवा रहे हैं, वो उसके नॉर्मली एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया बाय चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी ऊपर, और चेंज इन लेंथ आ जाएगी नीचे, क्योंकि ये इसके डिवाइड में है, तो ये क्या कितना आ जाएगा, एफ एल ए डेल्टा एल, और एरिया क्या होता है इसका, तो ये हो जाएगा एफ एल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक टाइप से सिलेंडर ही है ना, तो सिलेंडर का एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो जो यंग मॉडुलस की जो लिमिट होती है, जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम वही यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वो न्यूटन मीटर, ठीक है, -2। ठीक है, ये हो जाएगी यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड जो उसकी डायमेंशंस होते हैं सेम वही होंगे, डायमेंशंस वही होंगे जो किसके होते हैं, फोर्स पर यूनिट यानी जो प्रेशर के, यानी जो स्ट्रेस के होते हैं, तो वही होंगे m1 l-1 एंड t-2, ये होगा इसके डायमेंशन। अब देखो इसमें जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो स्टील होता है ना, स्टील वो ज्यादा इलास्टिक होता है कॉपर से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रबर की और जो कॉपर है और जो स्टील है ना, स्टील, उनकी जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, जो स्टील आती है, स्टील उसकी जो वैल्यू होती है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो होती है 200। ठीक है, एंड जो कॉपर की होती है उसकी कितनी होती है, कॉपर की वो होती है 110। ठीक है, ये होती है इनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जिसकी जितनी ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो उतना ही क्या होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। और एक और क्वेश्चन आता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ऐसा क्यों, क्योंकि रबर की भी सेम यही कंडीशन होती है कि जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, स्टील से, इसलिए स्टील जो होता है ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से। ठीक है, अब इसमें सेकंड टाइप आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि इट इज डिफाइंड जब नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा, बल्क मॉडुलस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल, कि मान लिया कि हमने एक स्फीयर ले लिया, या हम एक बलून ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस मतलब वही नॉर्मली ही फोर्स एक्ट करेंगे। मान लिया हमने कुछ इस बलून पर कुछ इस टाइप से फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या करेगा ये, इसकी वॉल्यूम में चेंज लेके आएगा, जो बलून है उसकी वॉल्यूम में चेंज होगा, और उसकी जो वॉल्यूम है वो इस टाइप से डिक्रीज होगी। ठीक है, इस पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लिया पहले इसकी वॉल्यूम v थी, बाद में इसकी वॉल्यूम आ गई डेल v, उसकी वॉल्यूम में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी उसकी वॉल्यूम में चेंज होना। ठीक है, अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसमें वो क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो डिक्रीज हुई करेंगे तो माइनस का डेल वी बाय वी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डेल वी बाय डेल वी, और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, तो माइनस का एफ वी ए डेल वी। ठीक है, तो यह आ जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वी बाय डेल वी, माइनस का, क्योंकि माइनस साइन तो साथ रहेगा, क्योंकि उसकी जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज आया है। ठीक है, तो ये होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वही न्यूटन मीटर -2, और उसकी जो
जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन मीटर माइनस 2, ये आएगी इसकी यूनिट ऑफ, ठीक है। और इसको पास्कल से डिनोट करते हैं, और उसके जो डायमेंशंस हैं सेम रहेंगे, डायमेंशंस m1 l-1 एंड t-2, ठीक है। ये आ जाएंगे इसके डायमेंशंस, ठीक है। और इसी में एक टर्म आती है जो ये होती है ना बल्क मॉडुलस ऑफ इंटेंसिटी, इसमें ही एक आती है टर्म कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का K, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मैटर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, यानी K इज इक्वल टू 1/b, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो तीनों में ही होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। लेकिन जो होता है ना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड्स में, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि जितनी कम वॉल्यूम में चेंज होगा ना, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड की वॉल्यूम में बहुत कम चेंज आता है, ठीक है। सॉलिड में बहुत मतलब नियरली नेग्लेक्टेड मतलब बहुत ही कम, इसका मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद होती है लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में क्या होगा? उसके वॉल्यूम में ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा चेंज आएगा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाएगी ना सॉलिड से। उसके बाद जो गैसेस होती है, गैसेस में सॉलिड लिक्विड से भी कम होती है जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्योंकि जो गैसेस होते हैं ना, गैसेस में वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है सॉलिड्स में, फिर होती है लिक्विड्स में, एंड फिर होती है गैसेस में, ठीक है। एंड अब आता है इसका थर्ड, दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब जब हम फोर्स एक्ट करवाए उसके टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। क्योंकि जब हमने देखो जो क्यूब बनाया था उसके टेंजेंट के अलोंग हमने फोर्स एक्ट करवाया था इस डायरेक्शन में, तो उसकी क्या हो रही थी? टेंजेंट के अलोंग उसकी शेप चेंज हो रही थी, ठीक है। बाय शेयरिंग स्ट्रेन मतलब उसके शेप में चेंज आएगा, ठीक है। तो इसको हम जो डिनोट करते हैं जी से, वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो जी होगा टेंजेंशियल जो स्ट्रेस होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन को। थीटा, तो थीटा हमारा वही आया था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि जो हमने क्यूब लिया था उसकी जो डेल्टा एल हमने क्या माना था? डिस्प्लेसमेंट मान लिया था, ठीक है। तो उसमें चेंज बाय उससे पहले जो उसकी डिस्टेंस थी वो, ठीक है। तो डेल्टा एल बाई एल, तो एल बाय डेल्टा एल, तो वही होगा। तो फोर्स पर जो एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एल बाय डेल्टा एल, ठीक है। और उसकी वो यूनिट होंगी वो सेम होंगी जो पहले थी, यूनिट्स ऑफ जो जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की क्या होंगी? न्यूटन मीटर माइनस 2, ठीक है। और इसको हम पास्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके जो डायमेंशंस होंगे सेम होंगे, क्या होंगे? m l-1 एंड t-2, ये इसके डायमेंशंस होंगे, ठीक है। जो ये शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब जो रिजिडिटी होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो सिर्फ सॉलिड्स में होती है, ठीक है। तो जो सॉलिड्स के लिए जनरली मतलब जो ये शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो सॉलिड्स में होती है ना, जो ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो सॉलिड्स में कम होती है एज कंपेयर टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो सॉलिड्स में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। या हम उसको ऐसे मान सकते हैं कि जो जी होता है ना मॉडुलस, वो 1/3 होती है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ठीक है। तो इनमें ये रिलेशन भी होता है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है वो 1/3 होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, क्योंकि वाई हमारा क्या था? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं तक, जो नेक्स्ट करवाएंगे हम जो
जो एक्सटेंशन करवाएंगे और भी इनके बारे में रिलेटेड। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।